हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 324 EY। और इस सेट का आज अंतिम पार्ट है जिसमें हम जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं उसकी संख्या है सवाल नंबर 7। ये जो यहाँ है सवाल नंबर 7, यहाँ से आगे के पूरे सवाल यानी इस सेट को ही आज के इस पार्ट में हम लोग समाप्त करेंगे और आगे के सेट को क्रमवार आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। 7वां सवाल दिया है, उसका पहला इसमें कहा है कोई एक खंड हल करो। का और खा दो सवाल हैं, दोनों में से कोई एक करना है। 8 नंबर का है। सवाल है आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। यहाँ पे 3 चर राशि का रैखिक समीकरण है, x, y और z है। इनको सॉल्व करना है, लेकिन नियम जो इस्तेमाल करना है वो आव्यूह का इस्तेमाल करना है। तो इस नियम के सहारे अगर हमें सवाल लगाना है तो सबसे पहले हमें इन समीकरणों को लिखना होगा जिससे हम क्रमवार सवाल को लगा सकें। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं जिसमें से समीकरण -x + 3y - 2z इक्वल है 3। ये इक्वेशन नंबर 1 है। थ्री एक्स + 2y + 3z इक्वल 5, ये इक्वेशन नंबर 2 है। -2x + y + z, ये वैल्यू है माइनस में 4, इक्वेशन नंबर 3। तो इसे आव्यूह विधि से अगर हमें हल करना है तो सबसे पहले हमें इनके गुणांकों को लेकर के एक आव्यूह बनाना है। तो इसको हल करने के लिए अगर हम लिखेंगे इसको आव्यूह बना करके, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पे आव्यूह विधि से हल करने पर। अगर हमें इनको आव्यूह विधि से हल करना है तो सबसे पहले हमें ये करना है, इनके गुणांकों को लेकर के एक आव्यूह बनाना है। तो x का गुणांक ऋण 1 है, दूसरे में x का गुणांक 3 है और तीसरे में x का गुणांक ऋण 2 है। फिर इसमें y का गुणांक 3, 2 और तीसरे में 1, ऋण 2, 3 और 1। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है x, y और z। और इस समीकरण की जो वैल्यू है, लास्ट में हर एक समीकरण की जो वैल्यू है वह 3, 5 और ऋण 4, ये चीज़। यहाँ पे हम इसको x कहेंगे, इसको चाहे तो आप y कह सकते हो और इसको a कह सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है ax इक्वल, मान लो ये y है या फिर b है जो भी, तो हमारा जो x का सोल्यूशन होगा वो होगा a इनवर्स इंटू y। यही चीज़ हमें ध्यान देना है। यानी अगर हमें x, y, z की वैल्यू चाहिए तो हमें a इनवर्स निकालना होगा। तो आइए अब a इनवर्स निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे जो दिया है, -1, 3 - 2, 3, 2, 1, -2, 3 और 1। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी इसकी सारणिक वैल्यू या मापांक कह दो। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका केवल पहले पंक्ति या पहले स्तंभ, दूसरे पंक्ति, किसी एक को लेके प्रसार करना है। रिजल्ट एक ही रहता है। जैसे यहाँ पे हम पहले पंक्ति को लेके प्रसार करेंगे तो -1 यहाँ आगे है, इस पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो 2 का गुणा 1 में 2 होगा और 3 का गुणा 1 में 3। फिर यहाँ आके माइनस लगाएंगे तो ये वाला पंक्ति, स्तंभ पंक्ति गायब हो जाएगा। तो 3 का गुणा 1 में 3 और 2 का गुणा 3 में करेंगे ऋण 6, लेकिन यहाँ ऋण लगा है। फिर 3 का गुणा 1 में, 2 का गुणा ऋण 2 में,
तो ये आएगा 3 में से 2 घटाएंगे ऋण 1 यानी 1 हो गया। और 6 3 9 का गुणा 3 में ऋण 27 और 4 और 3 7, 7 का गुणा 2 में करेंगे तो अगर इसको सॉल्व करो तो 27 के साथ 14 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा ऋण में, और 1 उसके साथ मिल जाएगा यानी ऋण 40। ये होगी ए की मैग्नीट्यूड वैल्यू। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके एक एक अवयवों को लेकर के नया अवयव बनाना है। तो उस नए अवयव को बनाने के लिए हमें सबसे पहले A11 यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ से शुरुआत करनी है। जब जोड़ने पर संख्या सम आएगी तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, विषम आएगा तो चिन्ह बदलते जाएंगे। तो 1 1 2 यानी चिन्ह नहीं बदलना है। और यहाँ पे हमें क्या है नंबर उसको नहीं देखना है, हमें केवल इसके पोजीशन के हिसाब से वो पंक्ति स्तंभ गायब कर देना है। 2 का गुणा 1 में 2 और 3 का गुणा 1 में ऋण 3 यानी ये आया ऋण 1। अगला होगा A12, तो यहाँ जोड़ के विषम आ रहा है तो आगे माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो ये पंक्ति और स्तंभ गायब होने के बाद 3 का गुणा 1 में 3 और ऋण 2 का गुणा 3 में धन 6 यानी ये हो गया ऋण 9। फिर A13, ये स्तंभ पंक्ति गायब 3 का गुणा 1 में 3 और 2 का गुणा ऋण 2 में धन 4 हो जाएगा यानी ये हुआ 7। फिर होगा A21, जोड़ के विषम आ रहा है तो चिन्ह माइनस लगाएंगे। 21 माने दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ गायब करना है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब होगा 3 का गुणा 1 में 3 और 1 का गुणा ऋण 2 में ऋण 2 यानी धन 2, तो ये आएगा ऋण 5। A22, इसको सॉल्व करेंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ऋण 1 का गुणा 1 में ऋण 1 और यहाँ आएगा ऋण 4 यानी ये हो गया ऋण 5। और A23 ऋण चिन्ह लगेगा तो यहाँ पे हम पहुंच गए, यह स्तंभ पंक्ति गायब ऋण 1 का गुणा 1 में ऋण 1 और 3 का गुणा 2 में ऋण 6 यानी धन 6 हो जाएगा। तो ये होगा ऋण 5 यानी इसमें सारी वैल्यू बराबर आ गई। उसके बाद निकालेंगे हम A31, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 3 का गुणा 3 में 9, 2 का गुणा 2 में 4, ये हो गया 13। A32, आगे चिन्ह माइनस लगाएंगे क्योंकि जोड़ के विषम आ रहा है। तो ये पंक्ति ये स्तंभ गायब होगा तो ऋण 1 का गुणा 3 में ऋण 3 और 3 का गुणा ऋण 2 में धन 6, तो ये आएगा ऋण 3। A33, तो होगा ये ऋण 2 और ऋण 9 यानी हो गया ऋण 11। ये सारी वैल्यू मिल गई। तो लिखेंगे इसलिए A का परिवर्त, अगर हमें इसका इनवर्स निकालना है तो हमें इस अवयव का परिवर्त अवयव बनाना होगा। तो परिवर्त अवयव क्या होगा, इसके अवयवों से बनने वाला, या फिर यहाँ पे परिवर्त नहीं निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम एक नया अवयव बनाते हैं। अवयव V, एक अवयव लेते हैं उसको हम मान लो नाम B देते हैं। तो जो B होगा वो इस अवयव यानी यहाँ पे जो एक एक एलिमेंट लिए गए हैं उन एलिमेंट को ले करके हम अवयव बनाएंगे। तो ये हो गया ऋण 1 और ऋण 9 7, ऋण 5 और ऋण 5 और ये हो गया 13, ऋण 3 और ऋण 11। लिखेंगे इसलिए एडजॉइंट ऑफ A, क्योंकि इसकी जरूरत होगी शाखंडज की, जो कि होगा B का परिवर्त। परिवर्त मतलब पंक्ति को स्तंभ से बदल दो। तो पहले पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ A। इसी एडजॉइंट में हम इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें A इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही वो वैल्यू मिलेगी तो तुरंत हम इसके साथ गुणा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आइए इसका ए इनवर्स बनाते हैं। ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऋण 40 है, तो ये हो जाएगा 1/40, और एडजॉइंट निकल गया है, जो निकल गया उसका हम लिख लेते हैं, वह ऋण 1, ऋण 9 और 7। इसमें तीनों बराबर हैं, ऋण 5, ऋण 5 और ऋण 5, और है 13, 3 ऋण 11। ये हो गया। लिखेंगे इसलिए x बराबर ए इनवर्स y या ए इनवर्स, आप जो भी अचर पद को नाम दोगे। तो ए इनवर्स हो गया ऋण 1/40, ऋण 1 ऋण 9 7, ऋण 5 ऋण 5, 13 3 ऋण 11। और y की वैल्यू जो अचर पद इसमें था वो था 3, 5 ऋण और 4। गुणा करने का तरीका ये है, पहली पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा कराएंगे। ऋण 1 का गुणा 3 में करेंगे, ऋण 3, ऋण 5 का गुणा 5 में ऋण 25, 13 का गुणा 4 में ऋण 52, ऋण 9 का गुणा 3 में ऋण 27, ऋण 25 और 15, और 7 का गुणा 3 में 21, ऋण 5 का गुणा 5 में ऋण 25, और 11 का गुणा 4 में 44। धन होगा क्योंकि दोनों के आगे ऋण लगा है। तो ये हो गया ऋण 1/40। इसको जोड़ो, 5 2 7 3 10 और 5 2 7 1 8, ऋण 80 में है, तो ये धन आएगा 12। ये छोटा सा मिस्टेक हो गया था पीछे से सवाल यहाँ उतारते समय। तो अगर इसको देखो तो 27 और 25 हो जाएंगे 52, और उसके साथ 12 को लेके सॉल्व करेंगे तो ऋण 40 आएगा, और 44 और 21 65 माइनस 25 हो जाएगा 40। तो ऋण 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 ऋण 1। ये हो गया x का मान, x यानी XYZ, इसकी वैल्यू हो गई 2 1 ऋण 1, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू ऋण 1। यही हो जाएगा इस सवाल का जवाब। यहाँ पे थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ था वो सवाल उतारने में हो गया था। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, जिसमें दिया है एक आव्यूह दिया है और उसका इनवर्स निकालना। मतलब यहाँ भी वही काम करना है, बस इस सवाल में थोड़ा सा एक कदम आगे थे, आपको गुणा करना था और यहाँ पे लाके यहीं छोड़ देना बस। तो दोनों सवाल मिलते जुलते हैं। सवाल नंबर 7 का दूसरा खंड। सवाल में a की वैल्यू दी हुई है 2 5 और 0 0 1 1, ऋण 1 0 और 3। ये a का मान दिया है, तो इन्होंने कहा है कि a इनवर्स की वैल्यू निकालो। अब तरीका नहीं इसमें दिया है कि कैसे निकालना है, चाहे तो आप इसमें स्तंभ रूपांतरण, पंक्ति रूपांतरण कोई तरीका अपनाओ, और या फिर इसको सूत्र के जैसा लगाओ, जो भी आपको अच्छा लगे। तो हम यहाँ पे इसको सूत्र से लगाने की कोशिश करेंगे। तो ए इनवर्स निकालना है इसमें, उसके लिए सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने की ज़रूरत होती है, जैसा कि पिछले सवाल में हमने सीखा। उसके लिए हम इस 2 को ले लेंगे, और यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ गायब होगा। 1 का गुणा 3 में 3 और 1 का गुणा 0 में 0, दूसरा पार्ट तो 0 ही है। तीसरा जो होगा उसके आगे ऋण 1 लिखा है, तो ये स्तंभ पंक्ति गायब होकर 5 का गुणा 1 में 5 और 0 का 1 में 0, तो ये आएगा 2 3 6 और ऋण 5, यानी आया 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान।
अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए हमें A11 उसको लिखना होगा। तो A11 लिखने के लिए हमें केवल इसकी पोजीशन लिखना होता है, नंबर नहीं लिखना होता। तो 1 का गुणा 3 में 3 और 1 का 0 में 0, यानी केवल 3 आया। A12 आगे माइनस लगेगा। तो अब चूंकि ये स्तंभ और पंक्ति हटाना है, तो 5 का गुणा 3 में 15 और 0 का 0 में 0। A13 तो ये स्तंभ पंक्ति गायब, 5 का गुणा 1 में 5, यानी केवल 5 है और ये ऋण 15 है। A21 आगे माइनस लगेगा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो 0 का गुणा 3 में 0, 1 का गुणा ऋण 1 में, यानी केवल 1 आएगा। A22 स्तंभ और पंक्तियां गायब करेंगे, 2 का गुणा 3 में 6। A23 माइनस लगाना पड़ेगा, ये पंक्ति स्तंभ में गायब, 2 का गुणा 1 में 2। A31 ये पंक्ति स्तंभ में गायब 0 और यहाँ पे आएगा केवल 1। A32 माइनस लगाना पड़ेगा, पंक्ति और स्तंभ में गायब, 2 का गुणा 0 में 0, 5 का गुणा ऋण 1 में 5, यानी केवल 5। और फिर A33 पंक्ति स्तंभ को हटाते रहेंगे, 2 का गुणा 1 में 2। तो ये हो गया। लिखेंगे इसलिए अवयव B वो क्या होगा, A के अवयवों से बनने वाला अवयव, जो कि होगा 3 ऋण 15 और 5, ऋण 1 6 और ऋण 2, 1 ऋण 5 और 2। ये हो गया। तो इसका साखंडज क्या होगा, ये जो हमने B बनाया इसका परिवर्त, यानी 3 ऋण 15 5, ऋण 1 6 ऋण 2, 1 ऋण 5 और 2। अब इतना जब हो गया, तो अब हम लिखेंगे, इसलिए A इनवर्स सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ A बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A। अब तो चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ A है, 1 है, यहाँ पे देखो पहले से निकला है, तो 1 से डिवाइड होने के बाद यही इसका उत्तर रह जाएगा। 3 ऋण 15 5 ऋण 1 6 ऋण 2, 1 ऋण 5 और 2। ये हो गया इस सवाल का जवाब। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे है सवाल नंबर 8 और इसमें भी कोई एक खंड करना है, का और खा। तो का वाले में 2 सवाल है और खा अकेला सरदार के जैसा। तो आइए इसको लगाते हैं। सवाल नंबर 8 का पहला और इसका पहला सवाल दिया हुआ है, लिमिट है 0 to π/2, रूट में tan x बाय रूट tan x प्लस cot x dx। इसको हल करना है। तो हम मान लेते हैं कि इसको हमने a या इंटीग्रल i, जैसा भी आप नाम दे दो। तो यहाँ पे हम समाकलन का प्रगुण इस्तेमाल करेंगे, जो ये होता है कि हम दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ के उसमें से हम x को घटा देते हैं, तो भी वैल्यू में अंतर नहीं आता है और लिमिट भी वही रहती है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan x की जगह पे π/2 माइनस x। वही चीज यहाँ भी tan π/2 माइनस x अंडर रूट cot π/2 माइनस x dx। तो a की वैल्यू हो जाएगी 0 to π/2 लिमिट tan 90 माइनस थीटा cot, यानी ये हो जाएगा cot x और नीचे cot और प्लस tan। तो इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं कि फिर से आएगा वही चीज dx। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 2। देखो
पहले समीकरण का जो हर है और दूसरे समीकरण का दोनों बराबर है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हो जाएगा ये 2a, लिमिट होगी 0 to π/2, और अंश में भी वही चीज हो जाएगा और हर में भी वही चीज, क्योंकि हर पहले से दोनों के बराबर थे। अंश और हर कट के केवल एक होगा, यानी लिख सकते हैं 2a की वैल्यू 0 to π/2 dx, और dx का समाकलन होगा केवल x, यानी a की वैल्यू होगी 1/2 x, लिमिट होगा 0 to π/2, तो x की जगह π/2, x की जगह 0, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू π/2, यानी π/4। ये होगा इस सवाल का जवाब। आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए सवाल है। उसके बाद इसमें अगला सवाल ये भी समाकलन से संबंधित है। ये 5 नंबर का, दोनों मिला के 8 नंबर के होने हैं। सवाल है 0 to π/4, लिमिट है, लाग है 1 + tan x dx। इसके बेस पर मत फोकस करना, ये 1 + tan x dx ऐसे ही समझो। बेस ई हो बेस 10 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। का पहला और उसका दूसरा खंड। सवाल है 0 to π/4, ये लिमिट है, लाग 1 + tan x dx, ये वैल्यू लेके आना है π/8 log 2, यही लेके आना है। तो इसके लेफ्ट हैंड को सॉल्व करो और उसको हम a मान लेते हैं। 0 to π/4 log 1 + tan x dx, इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। और इसमें भी लघुगणक का वही से, ये समाकलन का वही सिद्धांत लगाएंगे जो हमने पीछे किया है। हम इसको जोड़ के उसमें से x घटाएंगे, तो ये हो जाएगा log 1, वैसे ही रहेगा, और tan x के आगे लिख देते हैं हम π/4 - x dx। तो a की वैल्यू होगी 0 to π/4 log 1 + tan 45 - x लिखा है। इसका सूत्र होता है 1 - tan x by 1 + tan x dx, या a की वैल्यू हो जाएगी 0 to π/4 log 1 + tan x का गुणा यहाँ 1 में करेंगे तो आएगा 1 + tan x, और 1 - tan x पहले से है, तो tan x माइनस और प्लस कैंसिल होके बचेगा 2/1 + tan x dx। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 + 2। जोड़ेंगे तो दोनों के बाएं तरफ a है, तो वो जुट के हो जाएगा 2a, ये होगा 0 to π/4 log 1 + tan x dx, ये था पहला। दूसरा है 0 to π/4 log 2/1 + tan x dx। तो इसको लिख सकते हैं 2a, और यहाँ पे आप देखो दोनों की लिमिट एक जैसी है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट दोनों जोड़े भी जा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/4 log 1 + tan x प्लस log 2/1 + tan x, और इस पूरे के आगे हम लगा देते हैं dx। अब यहाँ पे देखो, जब लघुगणक जोड़ा गया हो, इसका मतलब उसको हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं। और log में 1 + tan x इंटू 2/1 + tan x dx। 1 + tan x 1 + tan x कैंसिल हो गया, केवल 2 बचेगा, तो ये हो गया 2a 0 to π/4 log 2 dx। अब चूंकि जो log 2 है ये कांस्टेंट है,
तो हो जाएगा यहाँ से 2a की वैल्यू log 2 और dx का x लिमिट हो जाएगा 0 to π/4। तो x की जगह π/4 रखेंगे, उसके साथ 2 आके मिल जाएगा, तो a की वैल्यू होगी π/8 log 2 या log 2 बेस e। चाहे तो यहाँ पे हम बेस ही लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। तो यहाँ शुरू से आप देख लीजिए कैसे लगाया गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है सवाल नंबर 8वें का दूसरा खंड। सवाल है 0 to π x sin x by 1 plus cos स्क्वायर x dx, इसका मान निकालना है। सवाल नंबर 8 का दूसरा खंड। मान लेते हैं हमने समाकलन को a या I नाम दिया। लिमिट है 0 to π x sin x by 1 plus cos स्क्वायर x dx, इसको हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे समाकलन का एक नियम लगाएंगे, और वो नियम यह है कि हम इन दोनों को जोड़ के उसमें से x को घटाते हैं। तो ये हो गया पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बटे में हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो a की वैल्यू होगी 0 to पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू वही रहेगी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि कास 180 माइनस जो वैल्यू होती है वो माइनस में आती है, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगी। इसको हम समीकरण नंबर 2 कहते हैं, और दोनों को आप जोड़ देंगे। समीकरण 1 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2a लिमिट 0 to पाई। यहाँ पे आप देखो कि माइनस एक्स प्लस एक्स कट के केवल बचेगा ये पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम समीकरण नंबर 3 कह देते हैं, और यहाँ पे हम कास एक्स को या फिर साइन एक्स को कुछ मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे वाले को लिखेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। मान लेते हैं कास एक्स की वैल्यू है वाई, तो हम कास का अवकलन करेंगे जो कि होगा माइनस में साइन एक्स और y का dy बाई डी एक्स, या फिर यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस में dy। अब यहाँ से हम समाकलन की नई सीमा लिखेंगे, क्योंकि हमने ये वैल्यू बदल दी। समाकलन की नई सीमा निकालने के लिए जब x की वैल्यू 0, जब x बराबर होगा 0, तो यहाँ पे कास 0 आएगा, तो y की वैल्यू क्या बनेगी 1, और जब x की वैल्यू है पाई तो कास 180 की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी नई सीमा आ गई। तो लिखेंगे इसलिए 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to पाई, यहाँ पे पाई पहले से है, देख लीजिए, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू है माइनस डी वाई, और बटे में 1 प्लस कास एक्स को y माना है तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो गया डी वाई। तो 2a की वैल्यू हो जाएगी 0 to पाई, और सर यहाँ 0 to पाई ना लिख के हम नई लिमिट लगाएंगे यहाँ पे 1 और -1, तो यहाँ भी रहेगा 1 और -1, और माइनस डी वाई का माइनस बाहर कर देंगे और साथ में पाई भी, तो ये हो जाएगा माइनस पाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहीं पे समाकलन का एक और नियम लगाएंगे कि जब आगे माइनस हो तो हम उसको अंदर लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमें लिमिट जो नीचे है उसको ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक नियम लिख देते हैं यहाँ पे, जिसे हम प्रगुण या नियम या प्रमेय कहते हैं। वो ये है कि अगर हमारे पास ए बी है लिमिट में और कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस में ए बी
एफ एक्स डी एक्स, तो नीचे की चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे हो जाएगी। इसी सहारे का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो आगे माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए हम इस लिमिट को ही उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 2a की वैल्यू बनेगी पाई, और 1 माइनस का जो था वो ऊपर था उसको हम नीचे लिख देंगे, और ये ऐसे हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब अगर ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू बराबर है तो हम उनको जोड़ सकते हैं, और जोड़ के जो नीचे है वो नीचे लिख दिया जाएगा और साथ में यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे वो नियम भी हम लिख देते हैं कि अगर नीचे माइनस है ऊपर a है और कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2। तो सवाल में जब हम बदलाव करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और पाई के आगे 2 से गुणा हो जाएगा 2 पाई, और लिमिट हो जाएगी 1 और 0, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसके हिसाब से हमने इस नियम में बदलाव कर दिए, या फिर इस सवाल में बदलाव कर दिया। तो ये हो गया 2a 2 पाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी tan इनवर्स वाई, लिमिट 0 और 1 की है। तो ये हो जाएगा 2a 2 पाई tan इनवर्स y की वैल्यू होगी पाई बाई, ये यहाँ पे y की वैल्यू 1 लेना है, और एक बार y की वैल्यू 0 लेनी है। तो 0 लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, तो यहाँ से a की वैल्यू होगी पाई इंटू पाई बाई 4, यानी आएगा पाई स्क्वायर बाई 4, और यही हो जाएगा इस सवाल का जवाब। क्योंकि हमें वैल्यू नेगेटिव में नहीं चाहिए, इसलिए हमने इतना मेहनत किया है, नहीं तो डायरेक्ट हम लिमिट पहले ही रख सकते थे। तो यह सवाल नंबर 8 के दूसरे खंड का जवाब है। सवाल नंबर 9 का पहला खंड, अवकल समीकरण 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई को हल करना है। ये भी 8 नंबर का है। सवाल नंबर 9, इसका पहला खंड, एक अवकल समीकरण दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और ये है टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी एक्स। इस अवकल समीकरण को हल करना है। पहले यहाँ डी एक्स, यहाँ डी वाई, तो इसको हल करने के लिए हम इसको लिखेंगे डी एक्स बाई डी वाई, और इस पार्ट को नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस 1 एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक बार y को y के साथ और एक बार x को y के साथ करेंगे, यानी हर को हम दोनों में भाग करेंगे। तो ये लिखा हो जाएगा टेन इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये x वाला पार्ट हम दूसरी तरफ कर देंगे। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी वाई, और प्लस में x बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा टेन इनवर्स y और बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वैल्यू p की है, ये वैल्यू q की है। अगर आपने हमारे समाकलन के नियमों को देखा है या फिर अवकल समीकरण, सबसे पहले यहाँ पे अब जो p हो गया वो हो गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और q हो गया टेन इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समाकलन गुणांक, जो कि होता है e के ऊपर पावर p इंटू जो नीचे है उसी से गुणा करके, तो ये हो जाएगा p डी वाई। तो e के ऊपर पावर, यहाँ पे p का मतलब है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर यानी टेन इनवर्स y। तो ये लिखा है टेन इनवर्स y। ये हो गया समाकलन गुणांक लिखेंगे, इसलिए समीकरण का हल जो होता है वो हो जाएगा आई एफ इंटू एक्स समाकलन क्यू आई एफ इंटू डी वाई प्लस में सी। तो आई एफ की वैल्यू है ई टेन इनवर्स वाई, उसके आगे हम एक्स से गुणा कर देंगे। क्यू की वैल्यू है टेन इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और आई एफ निकल गया है ई के ऊपर पावर टेन इनवर्स वाई की डी वाई प्लस सी। हम यहाँ कुछ क्षण के लिए इसकी वैल्यू को कुछ मान लेते हैं।
मान लेते हैं कि tan इनवर्स y की वैल्यू है थीटा, तो अवकलन करेंगे तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे, और ये होगा डी थीटा बाई डी वाई, यानी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की वैल्यू होगी डी थीटा। तो हम इसके हिसाब से अपने इस सवाल को बदलेंगे, तो ये हो जाएगा यक्स ई के ऊपर पावर थीटा, क्योंकि हमने tan इनवर्स y को थीटा मान लिया, और इक्वल हो जाएगा ये पूरा का पूरा पार्ट थीटा, और यहाँ पे देख सकते हो tan इनवर्स y को हमने थीटा माना है, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू ई के ऊपर पावर थीटा, और बटे में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इस पूरे की वैल्यू है डी थीटा, तो हो गया डी थीटा प्लस में सी। अब यहाँ पे हम इसको खंडशः समाकलन के तरीके से लगाएंगे। तो खंडशः समाकलन का नियम क्या है? नियम यह है कि सबसे पहले हमें बीजगणितीय अक्षरों को लेना, सबसे बाद में हमें यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है उसको लेना। तो हम सबसे पहला लेंगे थीटा और समाकलन करेंगे ई के ऊपर पावर थीटा डी थीटा का, चाहे आप इसको टी जेड ऐसा कुछ भी मान सकते हो, माइनस में इसका हम करेंगे अवकलन डी वाई डी थीटा ऑफ थीटा ई के ऊपर पावर थीटा डी थीटा, और इस पूरे का समाकलन डी थीटा, और प्लस में सी पहले से है, तो ये हो गया यक्स ई टू द पावर थीटा। ई के ऊपर का जो भी पावर हो, अगर ये और ये सेम हो जाए तो समाकलन का जवाब वही होता है, माइनस में थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा का अवकलन वही रहेगा, एक होगा, और फिर से इसका समाकलन होगा ई टू द पावर थीटा डी थीटा प्लस में सी। और इसका समाकलन वही आएगा। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यू रख दो, जाएगा इस सवाल का जवाब। तो यहाँ से पूरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, देख सकते हो पूरा का पूरा ये 8 नंबर का सवाल है। सवाल देखिए, यहाँ पे ये है 9वें का दूसरा खंड और उसमें 2 सवाल है। पहला दिया है यदि कास y का मान है x कास a प्लस वाई, और जहाँ पे कास a का मान प्लस माइनस 1 नहीं है, तो ये सिद्ध करना है। 9वां है और इसके दूसरे खंड का पहला सवाल है। सवाल में दिया है कि कास y की वैल्यू है x कास a प्लस वाई। हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो कास y का होगा माइनस में साइन y और डी वाई बाई डी एक्स। एक बार x छोड़ के हम कास का करते हैं, तो आएगा माइनस में साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का फिर से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, क्योंकि a एक कांस्टेंट है, और फिर कास a प्लस वाई को छोड़ के x का करेंगे तो चूंकि x का 1 होगा, ये हो गया। अब दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन वाई प्लस में साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो गया कास ए प्लस वाई। और कास ए प्लस वाई की वैल्यू या तो निकाल लो, या तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे देखो, यहाँ एक्स भी कॉमन है, या तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लो जो कि है कास वाई बटे कास ए प्लस वाई। तो ये लिखा माइनस में साइन वाई प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी कास वाई बटे कास ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई। ये पूरी की वैल्यू के आगे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और कास ए प्लस वाई। ये एक्स की वैल्यू यहीं से निकली है जो सवाल में दिया है, एक्स की वैल्यू कास वाई बटे कास ए प्लस वाई। यहाँ पे आपको आगे कोष्टक में लिखते हुए भी जाना है कि जो वैल्यू आप रिप्लेस कर रहे हो, तो यहाँ पे इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन वाई कास ए प्लस वाई और प्लस कास वाई
साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू होगी कास ए प्लस वाई। तो ये साइन ए कास बी कास ए साइन बी टाइप सूत्र है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का सूत्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा कास ए प्लस वाई। वाई से वाई कट के ये केवल बचेगा साइन ए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी कास ए प्लस वाई बटे साइन ए। और ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब, चूंकि यही लेके आना था। यहाँ शुरू से आप देख लीजिए 9वीं के दूसरे खंड का पहला पाठ, जो कि है 4 नंबर का। अगला सवाल देखिए 9वें के दूसरे खंड का दूसरा सवाल। y बराबर है साइन एक्स पे पावर 10x, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। 9वें के दूसरे खंड का दूसरा सवाल। y की वैल्यू है साइन x के ऊपर है पावर 10x का, तो उसके लिए हम दोनों पक्षों का लघुगणक लेंगे, तो इसको लिखेंगे log y और पावर आगे तुरंत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x log ऑफ साइन x। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो log y का हो जाएगा 1/y और y का रिटर्न हो जाएगा dy बाई डी एक्स। tan x को छोड़ देते हैं, तो log ऑफ साइन का होगा 1/sin x और sin x का रिटर्न हो जाएगा cos x, प्लस में log ऑफ sin x को छोड़ देते हैं और tan का होगा sec स्क्वायर x। तो ये हो गया 1/y डी वाई बाई डी एक्स। कास बाई साइन माने काट और काट इंटू tan माने 1, तो ये हो गया 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी 1/y से y का गुणा हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स log ऑफ साइन x। तो y की वैल्यू रख देते हैं साइन x पे पावर 10x कोष्ठक में 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स log ऑफ साइन x। यही होगा डी वाई बाई डी एक्स का जवाब। ये भी 4 नंबर का है। तो उम्मीद है कि इस पार्ट में हमने जो भी आपको सवाल लगाने सिखाए हैं वो सब आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई सवाल है, कोई डाउट है आपका, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।